Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, the first one is regarding the Brahmaputra dam. There is one dam in process of making which is been made by China. So यहाँ पर जो बिकॉज चाइना इज़ एन अपर रिपेयरिंग स्टेट ऑफ ब्रह्मपुत्र, तो इसके वजह से यहाँ पर कुछ इश्यूज हो सकते हैं ड्यू टू द अपर रिपेयरिंग स्टेट नॉट गिविंग इनफ वाटर टू द लोअर रिपेयरिंग स्टेट. एंड इट इज़ नॉट ओनली वन स्टेट बट दो स्टेट्स, वन इज़ इंडिया एंड अदर इज़ बांग्लादेश, जो कि यूज़ करते हैं पानी ब्रह्मपुत्र का. तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, ठीक है. ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक क्रिएट हो सकता है. सेकेंड इज़ रिगार्डिंग दी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे. देयर हैज़ बीन वन सर्वे में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करती है. दैट इज़ रिगार्डिंग दी हाउस होल्ड कितना खर्चा कर रहा है. हाउस होल्ड का खर्चा स्पेंडिंग जो है वो इस वाले जो सर्वे है इसमें दिखाता है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू डिस्कस. एंड थर्ड इज़ रिगार्डिंग स्मार्ट क्लासरूम इनिशिएटिव, ठीक है. तो तीनों न्यूज़ आज के इंपॉर्टेंट है. लेट अस एनालाइज ऑल द न्यूज़ वन आफ्टर वन अदर. फर्स्ट इज ब्रह्मपुत्र डैम विल नॉट अफेक्ट इंडिया बांग्लादेश सेज चाइना, ठीक है. तो ये जो है 137 बिलियन डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट जो है ये होने वाला है. 137 बिलियन डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट है. और इसमें क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकली बहुत एक फ्रेजाइल रीजन जो ब्रह्मपुत्र जो है, क्योंकि इट कम्स फ्रॉम दी हिमालयन रीजन, तो ये बहुत फ्रेजाइल रीजन में यहाँ पर ये बनाया जा रहा है. स्पेशली बिकॉज यू नो कि यहाँ पर क्या है, टेक्टोनिक बाउंड्री है, राइट. टेक्टोनिक बाउंड्री है यहाँ पर एंड फोल्ड माउंटेन्स आर यंगर माउंटेन्स. तो इसकी वजह से यहाँ पर डैम बनाना कुड बी वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि ये कभी भी यहाँ पे अर्थक्वेक आता है एंड यू नो हाउ बिग ऑफ अर्थक्वेक कम्स अराउंड दिस एरिया, राइट. तो उसकी वजह से ये पूरा डैम टूट सकता है एंड यू नो ओवरफ्लोइंग हो सकता है पानी का. तो दैट इज़ समथिंग जो कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. दूसरा है कि यहाँ पे वाटर शेयरिंग के वजह से क्या इश्यूज हो सकता है, उसके बारे में भी डिस्कस किया गया. China on Friday defended its plan to build the world's largest dam on Brahmaputra in Tibet, saying that project would not negatively affect the lower riparian states of India and Bangladesh and that safety issues had been addressed through decades of studies. तो यहाँ पर जो है सेफ्टी इशू के बारे में पूछा गया है कि क्या सेफ रहेगा या फिर यू नो बहुत सारा इश्यूज हो सकता है. और दूसरी बात ये बोला कि क्या ये जो है नेगेटिवली इफेक्ट करेगा इन द इकोलॉजी ऑफ द रीजन एंड द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट्स, बिकॉज ऑब्वियसली ये नदी का पानी है तो इट ब्रिंग्स सम सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद इटसेल्फ. पर ये इफेक्ट करेगा क्या, तो यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं करेगा एज पर द चाइनीज काउंटरपार्ट्स. चाइना ऑन वेंसडे अप्रूव द डैम्स कंस्ट्रक्शन क्लोज टू इंडियन बॉर्डर. It's very close to Indian border. At media briefing, foreign minister spokesperson Mao Ning played down apprehensions, ठीक है. तो यहाँ पर जो भी apprehensions लगाए गए हैं उसको उन्होंने बोला कि ये सब गलत है. The 137 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट जो है ये एक बहुत ही इकोलॉजिकली फ्रेजाइल हिमालयन रीजन में बनाया गया है अलॉन्ग विद टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री वेयर अर्थक्वेक्स ओकर फ्रिक्वेंटली. यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो है अर्थक्वेक आते रहता है इस रीजन में और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल जो है आपका रीजन है. Ms. Mao said that China had studied in depth hydropower development in the region for decades and safeguard measures have been taken to ensure project security and environment protection, ठीक है. तो यहाँ पर environment का protection जो है इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा safety measures जो है वो लिए गए हैं और साथ ही यहाँ पे काफ़ी अच्छा studies किया गया है जो कि बताता है कि it is safe to make projects in this region. The project will not negatively affect the lower reaches, she said, referring concerning in India and Bangladesh. The Brahmaputra meaning son of Brahma, ठीक है, ब्रह्मा का पुत्र है, son of Brahma. कहाँ राइज होता है, चेम्योंगडोंग ग्लेशियर. ये तो हमने पढ़ा है, आंक्षी ग्लेशियर भी हम इसको कहते हैं. आंक्षी ग्लेशियर के पास से ये इमर्ज करता है और ये क्या है, सदर्न वेस्टर्न तिब्बत में से ये इमर्ज होता है. और ये जो रिसोर्स है ये सदर्न वेस्टर्न तिब्बत से, ये जो सतलुज नदी है और इंडस नदी है यहाँ इसी के आसपास मानसरोवर वाले रीजन से ही यहीं से हमारा ब्रह्मपुत्र आता है. इसी रीजन से जो है इंडस जो है आपके जम्मू कश्मीर की तरफ चला जाता है, सतलुज आपके पंजाब की तरफ चला जाता है एंड ब्रह्मपुत्र आपके अरुणाचल प्रदेश की तरफ आने लगता है. डिस्पाइट इट्स एक्सेप्शनली हाई एल्टीट्यूड द सांगपो रिवर मेंटेन्स अ जेंटल स्लोप. द स्लोप इज नॉट वेरी हार्ड हिटिंग, इट्स वेरी जेंटल और एक सिंटेक्सियल बैंड के कारण वो उसका जो है पूरा कोर्स चेंज हो जाता है. इट फ्लो स्लगिशली एंड फीचर्स
अ वाइड नेविगेबल चैनल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 640 किलोमीटर्स तक ये पूरा फ्लो करके आते हैं, फिर वो इंडिया में एंटर हो जाता है। द रिवर इज नोन एज यारलुंग सांगपो इन सदर्न टिबेट, फ्लोज थ्रू ड्रामेटिक गोर्जेस इन हिमालयाज एंड एंटर्स अरुणाचल प्रदेश विल इट इज नोन एज दिहांग। ठीक है, तो वो वहां से फ्लो करते हुए आता है आपके तिब्बत से एंड देन इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश, और जैसे वो तिब्बत में फ्लो कर रहा होता है उसका नाम होता है आपका यारलुंग सांगपो, जैसे ही वो आपके अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है उसका नाम हो जाता है दिहांग। और दिहांग और दिबांग जो है, दिहांग नदी जब दिबांग के साथ और लोहित के साथ मिलती है, दिबांग और लोहित के साथ जब वो मिलती है तो वो बन जाती है, कहाँ मिलते हैं तीनों, सादिया रीजन में मिलते हैं। ठीक है, और सादिया में जब पहुंचते हैं तो तीनों जब सादिया में पहुंचते हैं, दिहांग दिबांग लोहित तीनों जब सादिया में पहुंचते हैं, ये क्या फ्लो करने लगते हैं, दे फ्लो एज ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, After the confluence, the river takes the name of Brahmaputra. Confluence of these three rivers, Dihang, Dibang and Lohit, तीनों जब मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है। It continues through Bangladesh where it is known as Jamuna River. बांग्लादेश में इसको हम क्या कहते हैं, we call it Jamuna River, eventually merging with Ganga to create the expansive Sundarban Delta. तो बहुत सारे फीचर्स जो है नदी अपने साथ बना के लेकर आती है। आप यहाँ पे गॉर्जस के बारे में देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे लिखा है कि बहुत गॉर्जस जो है फॉर्म, गॉर्जस, ठीक है, गॉर्जस का फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड नदी जो है बहुत सारा एलुवियल सॉइल जो है वो लेकर आती है अपने साथ। देन ये क्या है, डेल्टा फॉर्मेशन होता है। नदी जो है 2-3 कंट्रीज से फ्लो करती है, तो ये बहुत एक्सटेंसिव फ्लो है ब्रह्मपुत्र का। एंड दिस टाइप ऑफ डैम्स कुड हैव इम्पैक्ट इन द इकोलॉजी एंड एज वेल एज द इकोनॉमी ऑफ द नेशंस। एंड यहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि बहुत फ्रेजाइल रीजन है तो वहाँ पर इस तरीके का एक अर्थक्वेक अगर भगवान न करे कभी आ जाए और पूरा डैम जो है फट जाएगा एंड लोग वहाँ के मतलब तहस नहस हो जाएगा, बिकॉज डैम कलेक्ट्स अ लॉट ऑफ वाटर। ओके, अब ह्यूज चंक ऑफ वाटर जो है डैम कलेक्ट करता है और डैम के टूटने से जो फ्लड आता है भयंकर एकदम तबाही मच जाती है। ठीक है, सो उसी के लिए यहाँ पर जो है कंसर्न्स जो है जताया जा रहा है। सो दैट वाज द न्यूज़। पर अब देखते हैं कि किस तरीके से फर्दर कोर्स ऑफ इम्प्लीकेशन जो है वो क्या होता है। सेकेंड न्यूज़ इज रिगार्डिंग एवरेज हाउस होल्ड स्पेंडिंग रोज बाय 3.5% थ्रू अगस्त 2023 टू जुलाई 2024 शोज गवर्नमेंट सर्वे। तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कंजम्पशन सर्वे, ठीक है, क्या क्या वर्ड है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। ठीक है, आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या है, अगर आपने इकोनॉमी को स्टडी किया है तो यहाँ पर इकोनॉमी में क्या है, इकोनॉमी के 2 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है आपका फर्म। यस और नो, आप हाउस होल्ड आप क्या देते हैं, आप अपना लेबर देते हैं। हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देते हैं, वी गिव देम लेबर। फर्म हमें रिटर्न में क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, राइट, ये वेजेस देते हैं। वेजेस जो सैलरी जिसको हम कहते हैं, वेजेस को हम रिटर्न में क्या देते हैं, फर्म से, किसी फर्म से ही हम जाके क्या लेते हैं, वी बाय प्रोडक्ट्स, राइट, हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स लेते हैं। प्रोडक्ट्स को हम दूसरा क्या कहते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चे करते हैं, राइट। पैसे आए हैं ऑब्वियसली हम खर्चा करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। और एक्सपेंडिचर के बदले में फर्म्स हमें क्या देती है, फर्म्स ये जो फर्म है, ये फर्म हमें वेजेस भी देते हैं। जैसे हम इफ आई वर्क एट अ फर्म, like if I work for a company, the company will give me wages and if I go to another company to buy something, ठीक है, अगर मुझे कपड़े खरीदने I would go to buy something, right, तो वो क्या है, I would give them I would do some expenditure, I would do some खर्चा from my wages and what they will give me, they will give me certain products, है कि नहीं। अगर मैं ऑब्वियसली अगर मैं कुछ एक टी शर्ट खरीदने जाऊंगी ना, इफ आई गो टू वैन ह्यूसेन एंड इफ आई बाय समथिंग, द कंपनी विल गिव मी सर्टेन प्रोडक्ट्स, राइट। इफ आई बाय अ टी शर्ट दे वुड गिव मी अ प्रोडक्ट, सो दिस इज द सर्कल, दिस इज द साइकिल, इसी तरीके से जो है चलता है। ठीक है, दिस इज द एंटायर इकोनॉमी हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो इसमें लेबर, वेजेस है एंड एक्सपेंडिचर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सर्वे। ठीक है, हाउस होल्ड का क्या है, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर का, मतलब बेसिकली हमें ये पोर्शन जो है इसको समझना होगा। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर एंड जो कंजम्पशन है वो हमको समझना होगा। ठीक है, तो ये जो है ये जो हमारा कंजम्पशन है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये क्या है, हमारा कंजम्पशन जो है वो हमारा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये क्या है कि and the center said that signals a decline in consumption inequality and a narrowing gap between urban and rural spends। तो यहाँ पर जो है रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में क्या है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी था, जिस इनइक्वालिटी को यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस हुआ है, कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है और जो गैप है
वो भी नैरो डाउन हुआ है। गैप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल एरियाज वो भी बहुत ज़्यादा नैरो डाउन जो है ये हुआ है। The initial household HCES is household consumption expenditure survey findings, which are used to assess the trend in economic well-being, estimate poverty levels, and update the basket weightage of consumer goods and services. यूज टू फॉर्मुलेट दी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर जो है फाइंडिंग्स जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तभी हमें समझ में आता है कि पॉवर्टी लेवल्स क्या है, कौन कितना क्या कंज्यूम कर रहा है, हमारा जो गुड्स ऑफ बास्केट है क्या उसमें कुछ ऐड करना है, क्या किसी का परसेंटेज को इंक्रीज करना है, क्या इन्फ्लेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो सर्वे है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन रियल टर्म्स एवरेज रूरल मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर और MPCE rose to 3.53% over 2022 level to 2079 and grew at fractionally slower pace of urban households to 6996। मतलब हमारा जो अभी आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा रूरल एरिया है वो ज़्यादा खर्चे कर रहा है। ठीक है, वो खर्चे कर रहा है, उसका जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज हुआ है इन कॉन्ट्रास्ट टू दी अर्बन एरियाज। ठीक है, अर्बन एरियाज से ज़्यादा जो है रूरल एरियाज का कंजम्पशन है, वहाँ पर ही ग्रोथ जो है रूरल एरियाज में ग्रोथ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। Consistent with the trend observed in 2022-2023, non-food item remain the major contributor of households' average monthly expenditure in 2023-24, about 53 and 60% share in MPC in rural and urban areas respectively। ठीक है, ये सर्वे ने क्या नोट किया, हमारा जो नॉन फूड कंजम्पशन है, नॉन फूड कंजम्पशन कैन बी एनीथिंग, नॉन फूड कंजम्पशन कैन बी अ सर्विस, नॉन फूड कंजम्पशन कैन बी अ गुड, जैसे कि I might buy a car, I might buy a phone. These are non-food consumption, right? I am making certain expenditure, but these are not for my food consumption. These are non-food consumption expenditure. I might buy a shoe, I might buy a phone, I might buy a laptop. So these are what? These are non-food consumption. ठीक है, these are non-food consumption expenditure. Despite the ratio of food spends to non-food spend suggest a dip in expenditure on food and beverage, this was primarily due to a stagline in spending on edible oils released by Ministry of Statistics and Program Implementation। यहाँ पर क्या बोला गया है, डिक्लाइन हुआ है स्पेंडिंग ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल्स का जो स्पेंडिंग है उसमें हमें डिक्लाइन एक देखने को मिला है। एंड ये जो रिपोर्ट है, इसको रिपोर्ट को कंपाइल कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आई वुड थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सर्वे कौन कंडक्ट करवाता है, मॉस्पी जो है ये सर्वे जो है कंडक्ट करवाता है। इट प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इनसाइट्स इन द स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन हाउसहोल्ड अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। एंड यहाँ पर अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स में हमें यही पता चला है कि जो हमारा नॉन फूड कंजम्पशन है वो ज्यादा इंक्रीज हुआ इन कंपैरिजन टू द फूड कंजम्पशन दैट वी डू। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज द प्राइसेस ऑफ द फूड्स कैन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, राइट। पर जो है ये हमारे आगे फ्यूचर का हम क्या करेंगे उसको समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सर्वे रहता है। जो है ये सर्वे जो है ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है ये हर 5 साल में एक बार करता है, और ये क्या है कि इट इज डिजाइन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द कंजम्पशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड। कौन हाउस होल्ड, बिकॉज हाउस होल्ड आपको मैंने समझाया ना, इकोनॉमी के जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, एवरीबडी कम्स फ्रॉम अ हाउस होल्ड। ठीक है, पहली बात तो ये है। प्राइवेट फर्म का भी एक हाउस होल्ड होगा, ऑब्वियसली दे वुड गो एंड गिव देयर प्रॉफिट्स टू सर्टेन पीपल, राइट। एवरीबडी हैज देयर ओन हाउस होल्ड। ठीक है, तो ये हाउस होल्ड का क्या डायरेक्शन में कंजम्पशन है, क्या चाहते हैं, डिमांड क्या इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगेन याद करिए, डिमांड से हमने कल ही सीखा था, डिमांड लीड्स टू एवरेज ग्रोथ, मतलब आपका इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा, उसके वजह से ग्रोथ होगा। तो ये याद रखना कि डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। एग्रीगेट डिमांड की एक हाउसहोल्ड कितना डिमांड कर रहा है, अगर वो रिड्यूस हो जाए, अगर एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाए, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, रिसेशन कहते हैं। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। तो एग्रीगेट डिमांड अगर कम हो जाए, रिसेशन लाइक सिचुएशन है। एग्रीगेट डिमांड को अगर हम इंक्रीज करें तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं बूम। तो ये एग्रीगेट डिमांड जो है, ये डिमांड कौन कर रहा है, ये डिमांड कर रहे हैं आपके कंजम्पशन जो प्राइवेट कंजम्पशन है, प्राइवेट कंजम्पशन लाइक पीपल लाइक यू एंड मी, प्लस जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, फर्म्स कर रहे हैं, राइट। बैंक वगैरह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हाउस होल्ड भी इन्वेस्ट कर रहा है लाइक रियल एस्टेट में। फिर कौन कर रहा है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट क्या खर्चा कर रही है, राइट। गवर्नमेंट भी एक एक्सपेंडिचर, कल हमने फिस्कल स्टिमुलस के बारे में समझा, इंजेक्शंस के बारे में समझा, राइट। तो कंजम्पशन हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, फर्म्स कर रहे हैं, ऑल्सो हाउस होल्ड कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट कर रही है, और हमारा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
एक्सपोर्ट करें तो पैसा बाहर जा रहा है, इम्पोर्ट करें, सॉरी अबाउट दैट, एक्सपोर्ट करें तो पैसा अंदर आ रहा है, राइट। दूसरी कंट्री को अगर हम एक्सपोर्ट करें पैसा अंदर आ रहा है, अगर हम इंपोर्ट करें तो पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है। तो ये एक्सपोर्ट को इंपोर्ट से हमें माइनस करना होता है। और ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ये आपका क्या है, ये आपके जीडीपी कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कहीं ना कहीं अटैच्ड है, ठीक है, एक दूसरे से ही रिलेटेड है। तो ये जीडीपी कंजम्पशन का फॉर्मूला है। तो जीडीपी अल्टीमेटली क्या है, जीडीपी तभी बढ़ेगा जब आपका डिमांड होगा, और डिमांड कौन करेंगे, हाउस होल्ड करेंगे, है कि नहीं। बिकॉज अल्टीमेटली मैंने क्या बताया कि एवरी अदर एस्पेक्ट इज कमिंग फ्रॉम एन हाउस होल्ड, ठीक है। अगर कोई फर्म का ओनर है, लेट्स से मार्क ज़करबर्ग, क्या वो डिमांड नहीं करते होंगे, ऑब्वियसली ही वुड डू अ डिमांड। बट ये मेटा जो कंपनी है जो है वो भी इन्वेस्ट करती है, बट अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो हाउस होल्ड, पार्ट ऑफ हाउस होल्ड ओनली। तो हाउस होल्ड कितना डिमांड करेगी उस हिसाब से हमारा डिमांड जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होगा, उस हिसाब से हम अपना जीडीपी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए हाउस होल्ड का डिमांड होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउस होल्ड ज्यादा डिमांड करेंगे, ग्रोथ ज्यादा होगा, तो हमारा जो जीडीपी रिफ्लेक्शन है उसमें भी ज्यादा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बिकॉज ये क्या है, वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे ग्रोथ, जीडीपी रेट्स, जीडीपी का तो मैंने अभी आपको समझा दिया, पॉवर्टी का रेट्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सब डिसाइड करने के लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज एमपीसी हैज बीन कैलकुलेटेड एट बेस प्राइस कितना है 2011-2012। और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ये इसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक्स का डेटा कलेक्शन है, डेटा को प्रेजेंट करने का जो काम है वो एनएसओ करती है, ठीक है। डेटा को प्रेजेंट करने का जो काम है ये एनएसओ का रहता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जो पहले क्या होता था कि मैं अगर आपको थोड़ा सा और आइडिया दे दूं, पहले क्या था कि एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये सैंपल्स कलेक्ट करता है, सर्वे का सैंपल्स को ये कलेक्ट करते हैं, एंड इसको क्या करते थे, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको रीडेबल फॉर्मेट में करती थी, ठीक है। तो नाउ ये दोनों को एक साथ मर्ज करके क्या बना दिया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। कब बना ये, 2019 में ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया, ठीक है। दोनों को 2019 में मर्ज कर दिया गया था, किसको, एनएसएसओ को और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को, दोनों को मर्ज करके क्या बन गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सी रंगराजन कमिटी फर्स्ट सजेस्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनएसओ एज द नोडल बॉडी ऑफ ऑल कोर स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज। तो ये अभी आपको पता चल गया, ये जो एनएसओ है ये अल्टीमेटली किसके अंदर है, ये अल्टीमेटली आती है, ये बॉडी ऑब्वियसली किसके अंदर आती होगी, ये बॉडी ऑब्वियसली मॉस्पी के अंदर आती होगी, क्योंकि अल्टीमेटली मिनिस्ट्री है ना जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। तो इसका एक ब्रांच है जो स्टैटिस्टिक्स डेटा को कलेक्ट करती है, और एक बॉडी है जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करती है। कौन से प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जैसे एमपी लैड्स, ये एमपी लैड्स का कुछ प्रोग्राम होता है, उसको कौन इंप्लीमेंट करता है, आपका प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग ऑफ दिस बॉडी ऑफ दिस मिनिस्ट्री, दैट इज मॉस्पी, ठीक है। तो इसमें क्या है, मॉस्पी में एक बॉडी है, एक विंग है जो कि आपके डेटा को कलेक्ट करती है, फॉर्मुलेट करती है। कौन, वो एनएसओ का काम होता है। एनएसओ के अंतर्गत दो बॉडीज थे जिनको मर्ज करके एक बॉडी बना दिया एनएसओ, वो डेटा कलेक्शन करती है, और वो डेटा को अंडरस्टैंड करके हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये जो पूरा बॉडी है मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। होपफुली आपको वो टॉपिक समझ में आ गया होगा, दिस इज कोर इकोनॉमिक्स, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट न्यूज फॉर द डे इज 22% राइज इन एनरोलमेंट आफ्टर स्मार्ट क्लासरूम इनिशिएटिव। तो स्मार्ट क्लासरूम जो है इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च किया गया था, इसमें इसके कारण 22% राइज जो है हमें एनरोलमेंट में देखने को मिला, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट क्लासरूम्स अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत जो है स्मार्ट क्लासरूम का जो है इनिशिएटिव जो है ये लिया गया है। इसके कारण क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है ओवरऑल इनरोलमेंट में इंक्रीज हुआ है। ये ऐसा IIM बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर के स्टडीज ने कहा है। National level study said that 71 cities have developed 9,433 classes, smart classes, smart classroom में जैसे हम प्रोजेक्टर का यूज़ करेंगे, we would show them animations, और एनिमेटिक स्टडी से हम उनके ट्रेडिशनल जो 4 क्लोज्ड वॉल्स का जो स्टडी है उसको हम ब्रेक करके स्मार्ट क्लासरूम जो है वो लेकर आने चाहते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट्स आर इन कर्नाटका 80, फॉलोड बाय राजस्थान इन 53, तमिलनाडु इन 23 एंड दिल्ली में 12 है। वेस्ट बंगाल विद जस्ट 2 इज अमंग द स्टेट इन द बॉटम ऑफ द टेबल। तो इतना बड़ा स्टेट, वेस्ट बंगाल टाइप बड़ा स्टेट होके भी स्मार्ट क्लासरूम आर मियरली 2, ठीक है, दो ही है प्रोजेक्ट्स जो है, देयर आर ओनली 2 प्रोजेक्ट्स इन वेस्ट बंगाल।
According to the report, teachers generally agree with the idea that the Smart Classroom initiative is improving learning experiences and attendance of students across सिलेक्ट स्मार्ट सिटीज इन दी कंट्रीज। तो ये क्या करेगा, बच्चों का जो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट होगा, बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ाई करना, इट वोंट बी बोरिंग एंड सिर्फ वन वे लर्निंग नहीं होगा, इट वोंट बी अ रोट लर्निंग टाइप ऑफ थिंग, जो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बच्चों को समझ में आएगा। तो वो ज़्यादा जो है दे वुड उनका जो रिटेंशन है वो भी ज़्यादा रहेगा, जो उनका क्रिएटिविटी है वो भी अनलॉक होगा, और जो बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हैं वो भी थोड़ा कम होगा। स्पेशली स्मार्ट सिटीज़ में ये अच्छे से इंप्लीमेंट हो, देन उसके बाद जो है हम दूसरे सिटीज में भी इंप्लीमेंट इसको बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड जो है ये टीचर्स को किया जाता है, एंड टीचर्स को किया भी गया, जिसके कारण क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ। क्योंकि टीचर्स को भी मतलब इफ आई एम यूजिंग अ रेगुलर बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, एंड उसके बाद मुझे अगर आप बोले कि स्मार्ट बोर्ड में करना है, ट्रांजिशन करने में इट वुड टेक मी सम टाइम, राइट। तो ये जब से ट्रांजिशन हुआ है उसके बाद से टीचर्स लोग जो है ये प्रेफर करते हैं स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाना, ठीक है। और ये क्या है, जो कंफर्ट लेवल है टीचर्स के लिए भी, ये भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। स्पेशली इफ यू थिंक लाइक सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस, इट बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट बिकम्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को समझ में आए कॉन्सेप्ट जो है वो समझाने के लिए। सो and not only of science, you would say commerce also, you would say for humanities background also, if they want to see some battles or battles को अगर explain करना है, या फिर हमें geography का कुछ locations दिखाना है, smart classroom जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर helpful हो जाता है। smart cities mission जो है, ये जो smart classroom का initiative है, ये खुद ब खुद smart cities mission के तहत जो है लाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत जो है ये 2015 में ये मिशन को लाया गया है। ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा होगा कि हम शहरों को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, स्मार्ट सिटीज़ के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन क्या है कि प्रमोट करना सिटीज़ को, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, लाइक रोडवेज, लाइक ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सब, लाइक ड्रेनेज, ये सब क्या है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट। उसको इंप्रूव करना, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ देना है सिटीजन को, और क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट देना है विद स्मार्ट सोल्यूशंस। एज ऑफ नवंबर 2024, 91% of the projects under SCM have been completed according to the ministry. तो almost 91% जो है वो complete हुआ है। Mission launched a platform in 2022 named SAR, Smart Cities and Academia towards in एक्शन एंड रिसर्च। तो ये क्या है कि ये जो मिशन है 2022 में लाया गया था, इसमें क्या बोला गया था कि हम कोलैबोरेशन कराएंगे किसका, स्मार्ट सिटीज का विद एकेडमिया। जो एकेडमिया है, दैट इज एकेडमीज है, उसको क्या करेंगे हम, जो स्मार्ट सिटीज है उसके साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे ताकि स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट लर्निंग हो। टू ब्रिंग टुगेदर द एकेडमिया एंड गवर्नमेंट टू डॉक्यूमेंट द रिसर्च इन द न्यू अर्बन इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो अर्बन एरियाज में इसको पहले जो है ये लॉन्च किया जाएगा। अंडर द सार इनिशिएटिव, द स्मार्ट सिटीज मिशन हैज इनिशिएटेड 50 इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च स्टडीज एज समीक्षा सीरीज, ठीक है। इसमें क्या है कि स्मार्ट सिटीज ने क्या है 50 इम्पैक्ट असेसमेंट जो है स्टडीज करने की कोशिश की गई है, जिसको हम क्या कहते हैं, समीक्षा सीरीज, ठीक है। 29 premier institutions of India have undertaken these 50 impactment studies, which included 6 IIMs and 8 IITs, 3 schools of planning and architecture and 12 specialized research institutes। तो इसमें कुछ impact assessment, मतलब कि क्या impact हो सकता है अगर हम ये introduce करें तो उसका impact क्या होगा, तो उसको assess करने के लिए कुछ studies जो है वो की गई है इन 29 premier institution में। तो यहाँ पर समझने के लिए कि अगर हम इस तरीके का कुछ न्यू लेकर आए तो क्या स्टूडेंट्स इसमें कैसे रिएक्ट करेंगे, तो उसके लिए ये मिशन जो है इसको लाया गया है। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। 2015 में स्मार्ट सिटीज़ मिशन को लाया गया था, और ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब स्पॉन्सर देखते ही आपको याद आना चाहिए 60-40 का रेशियो, 90-10 का रेशियो याद आना चाहिए आपको कि स्मार्ट सिटीज़ में 60% वुड बी हैंडल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% विद स्टेट गवर्नमेंट। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड हिमालयन स्टेट 90:10 का जो है रेशियो रहेगा। प्रोवाइड करना है, सिटीज को ट्रांसफॉर्म करना है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लेकर आना है, और यहाँ पर क्या है कि हमारा इंप्रूवमेंट, हम क्या चीज़ में इंप्रूव करना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स, लाइक गुड एयर, क्लीन एयर हमें चाहिए, हवा जो है सांस लेने के लिए। वी नीड बेटर लिविंग कंडीशंस एंड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहिए इन दी स्मार्ट सिटीज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सोल्यूशंस, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिप्लिकेबल मॉडल्स, कॉम्पैक्ट एरियाज है, ज़्यादा बड़े नहीं होना चाहिए, ओपन ज़्यादा एरियाज नहीं होना चाहिए, एंड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये सब क्या है, इसके कुछ कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं।
ऑब्वियसली स्मार्ट सिटीज़ है, आप समझ सकते हो, स्मार्ट होना चाहिए एंड सस्टेनेबल होना चाहिए. वी शुड हैव द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें चाहिए ताकि हम एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उससे रह सके. ठीक है. All right. With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.